गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10वीं लोक भारती का विभाग 2 का पाठ 5 ईमानदारी की मूर्ति इसका अध्ययन करेंगे बच्चों। इसके लेखक कौन है बच्चों? आपके सामने दिखाई दे रहे हैं श्री सुनील शास्त्री जी। कौन है? श्री सुनील जी शास्त्री। ये लेखक हैं बच्चों। इन्होंने अपने पिताजी के बारे में ईमानदारी सादगी के बारे में जिक्र किया है। उसका अध्ययन हम करेंगे इस पाठ में। और इस बार बच्चों हम चित्र के माध्यम से ही पूरे पाठ का अध्ययन करेंगे। इनका परिचय देख लीजिए। श्री सुनील जी शास्त्री जी का। सुनील जी का जन्म 1950 में हुआ था। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप एक राजनेता भी हैं। आपकी कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचार को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। यहाँ पे आपने देखा बच्चों, सुनील शास्त्री जी कौन हैं? तो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। इनको कविता, संगीत, सामाजिक कार्यों में विशेष प्रेम है, लगाव है और वे हमेशा इसमें कार्य करते रहते हैं। इनकी रचनाएं हैं बच्चों लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। अब इस पाठ में ईमानदारी की प्रतिमूर्ति में क्या दिया है उसका सार हम लोग बच्चों देख लेते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। अर्थात बच्चों, इस पाठ में हम श्री लाल बहादुर शास्त्री के ईमानदारी, सादगी और सरलता तथा सच्चाई के बारे में एक एक करके चित्र के माध्यम से हम जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह है हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ये पाठ लिखा है सुनील शास्त्री, उनके सुपुत्र जी ने। इनको 2 बेटे थे बच्चों। यहाँ पे जो जिक्र किया गया है सुनील और अनिल। और इनका नारा था लाल बहादुर शास्त्री जी का बच्चों, जय जवान जय किसान। यहाँ पे अब बच्चों पाठ का प्रारंभ हम लोग करते हैं। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति पाठ का प्रारंभ लेखक श्री शास्त्री जी कहते हैं कि हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था। मुझे बैंक में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उसके पूर्व बाबूजी के रहते मैं जन्मा था, तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। कौन थे? जब लाल बहादुर शास्त्री जी पुलिस मंत्री थे तभी लेखक का जन्म हुआ था बच्चों। ठीक है। वे कहते हैं कि उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। उस समय बच्चों गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस मंत्री के पुत्र हैं ये। तो ये हमेशा स्वप्न देखते थे, कल्पना किया करते थे। क्या कल्पना करते थे बच्चों? कि हमारे पास आलीशान, आप सामने देख रहे हैं, आलीशान, छोटी मोटी नहीं, आलीशान गाड़ी होनी चाहिए, है ना। और एक दिन क्या होता है बच्चों, कोई मामूली बात नहीं, सोचते सोचते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल ही गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव, जिन्हें आप पीए कहें, सचिव से कहा, साहब
ज़रा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाएं। इम्पाला एक गाड़ी है बच्चों जो बहुत महंगी होती है और मंत्रियों के पास में होती है। ठीक है, इन्होंने लेखक सुनील शास्त्री जी ने क्या कहा बच्चों? उन्होंने सचिव को कहा कि ड्राइवर को बोल दीजिए गाड़ी यहाँ पर लेकर आ जाएं। 2 मिनट में गाड़ी लाकर दरवाजे पे आ गई। तो अनिल भैया ने कहा मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। ठीक है, और फिर इसी गाड़ी से वो लोग बैठकर बच्चों उनके यहाँ पर एक जगह उन्हें खाना खाने जाना रहता है उनके रिश्तेदारी में, और उन्हें ड्राइवर से चाबी मांगा और कहा आज गाड़ी में खुद चला कर लेकर जाऊंगा। और शान की सवारी किए और वहाँ खाना खाने गए तो वहाँ बातचीत में ज़्यादा समय चला गया, देर हो गया। और जब याद आया अरे बाबूजी घर पर आ गए होंगे तो डर गए, और जैसे ही घर पे पहुँचे तो उन्होंने क्या किया बच्चों? संतरी अर्थात जो गेट कीपर रहता है उसको संतरी कहते हैं, संतरी को हिदायत दी, अर्थात उसे कहा कि देखो सलूट वलूट नहीं मारना, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करना, खुला छोड़ दो, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि पिताजी आ गए होंगे, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी आ गए होंगे तो अभी डांट मिलेगी, मार मिलेगी। देखिए पहले लोग अपने माँ पिताजी का कितना इज्जत करते थे बच्चों, कितना अदब रखते थे, है ना। यह भी हमें इससे सीख मिलती है। तो वो पिताजी के डर से संतरी को गेटकीपर को कहते हैं सलूट मत मारो, आवाज़ जाएगा तो पापा जाग जाएंगे, धीरे से गेट खोल दो। और गेट खुला और वो अंदर चले गए। ठीक है, और सीधा अपने रूम में जा कर के सो जाते हैं, और वो भी पीछे बाजू से जाते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, और संतरी ने वैसा ही किया बच्चों। वे दबे पैर किचन के दरवाजे से घर में घुस गए। ठीक है, जाते ही अम्मा मिली। अम्मा मतलब बच्चों उनकी माँ ने पूछा हाँ आ गए। उन्होंने पूछा पापा ने कुछ पूछा था क्या, बच्चे कहाँ पे हैं वगैरह? तो माँ ने कहा हाँ पूछा था, मैंने कहा वे आ गए हैं, रूम में सोए हुए हैं। ठीक है बच्चों, फिर दूसरे दिन क्या होता है, सुबह 5:30 पौने 6 बजे ही कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तो लेखक की नींद टूट जाती है और वो बड़ी तेज़ आवाज़ में कहते हैं देर रात को आया हूँ, सोने दो। वह सोचकर भी एकदम उनको लगा कि कोई नौकर आया होगा, किसे? लेखक को। इसलिए वे क्या किए बच्चों, गुस्से में आए और दरवाज़ा खोले। और जैसे ही दरवाज़ा खोल रहे हैं तो देखते हैं नौकर नहीं बल्कि उनके पिताजी वहाँ पर खड़े थे। हमें कुछ न सूझा, लेखक को कुछ सूझा नहीं। उन्होंने अपने पापा से माफ़ी मांगी। ठीक है, वे बोले कोई बात नहीं, आओ आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। देखिए पिता और पुत्र का स्नेह यहाँ पे पता चलता है बच्चों, है ना। आप देख रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ठीक है, बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो लिए और चाय पीने लगे। बाद में चाय पीते पीते ही अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो तो तुम कहते हो कि रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? देखिए किस ढंग से पूछ रहे हैं। जवाब दिया हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। तो उन्होंने आगे प्रश्न किया लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी। फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? खाना खाने गए थे, पर आप गए कैसे और आए कैसे? मैं आया तो देखा गाड़ी गेट के सामने खड़ी थी। अब कहना पड़ा बच्चों, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। इम्पाला शेवरलेट जो गाड़ी है बच्चों, सरकारी गाड़ी उनको मिली थी और वे उसका उपयोग ज़्यादा नहीं करते थे। ठीक है, बोले ओह हो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है। तो बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर, मतलब बहुत ही कम करते थे। और
किसी स्टेट गेस्ट मतलब कोई बाहरी कोई आया, कोई सरकारी काम है, मीटिंग वगैरह है, तभी वे गाड़ी वो निकालते थे। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देखा और आँख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है। वे खुश हो गए कि अभी शायद क्योंकि पापा ने कहा बड़ी गाड़ी चलाने की शौक़ हो गई है, तो ये लोग समझ गए कि अरे वाह, अब तो ग्रीन सिग्नल मिल गया है, अब तो पापा गाड़ी चलाने देंगे, बड़ी वाली गाड़ी, है ना। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। मैं अर्थात बच्चों लेखक। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो? मतलब जो जिसमें पूरी जानकारी लिखनी पड़ती है कि कितनी गाड़ी चली, कितना पेट्रोल खर्च हुआ, कितनी दूरी गई वगैरह। बोले वो आप मेंटेन करते हो ना? तो उसने उत्तर दिया, हाँ करता हूँ, रोज़ एंट्री करता हूँ। तो बोले कि अच्छा अब आप बताइए कल कितनी गाड़ी चली? तो वह ड्राइवर कहता है 14 किलोमीटर। तो उन्होंने हिदायत दी, उन्होंने अर्थात लेखक के पिताजी ने, श्री शास्त्री जी ने हिदायत दिया। क्या कहा कि उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। देखिए बच्चों, निजी मतलब खुद के लिए, क्योंकि वो गाड़ी सरकारी थी। अगर वो सरकारी काम से जाते तो पेट्रोल का खर्चा सरकार वहन करती। अभी खुद के मतलब बच्चों ने निजी उपयोग किया है। यहाँ पे उनके बच्चों ईमानदारी झलक रहा है। देखिए कितनी ईमानदार थे वे श्री शास्त्री जी, है ना। वे कहते हैं कि 14 किलोमीटर जो गाड़ी चली है उसका निजी उपयोग किया गया है। तब भी उनकी बात समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। अर्थात देखिए बच्चों, अपने कर्तव्य निष्ठता उन्होंने कितने अच्छे से निभाई है देश के प्रति, है ना। समझ में आ रहा है सभी को। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको याद आ गया है। यही है, उनको इम्पाला शेवरलेट का स्मरण हो आता है। यहाँ पे उन्होंने अपने संस्मरण ही बताए हैं बच्चों। इस पाठ में क्या क्या बातें उनको याद आई है श्री सुनील शास्त्री जी को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा प्रसंग बच्चों, लेखक को याद आता है कि एक बार क्या होता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी लेखक को कहते हैं कि बेटा ज़रा मेरी अलमारी जो है वह अस्त व्यस्त पड़ी है, उसे ज़रा ठीक ठाक कर देना, और घर का भी जो सामान इधर उधर है अच्छे व्यवस्थित कर देना। ठीक है। तो वो दोनों भाइयों में होड़ लग जाती है बच्चों कि कौन कितना काम कितने अच्छे से और कितने कम समय में सफाई से करेगा, है ना। तो उस दिन उन्होंने क्या किया, स्कूल गए। स्कूल से आने के बाद में उन्होंने क्या किया, पूरा अलमारी साफ़ सुथरा किया और पूरा सब कपड़े घड़ी करके जगह जगह पर अलमारी में रख दिया। और जो ख़राब कपड़े थे, फटे वगैरह, वो उन्होंने माँ को दे दिए। ठीक है। तो जब भी लाल बहादुर शास्त्री जी आए तो उन्होंने पूछा, कहा कि बेटा आपने काम कर दिया है? उन्होंने कहा हाँ पापा, एकदम अच्छे से कर दिया हूँ। उन्होंने गए और अलमारी को देखा, बहुत खुश हुए और कहा वाह, आपने बहुत अच्छा मतलब कपड़े अच्छे से लगा दिए हैं, है ना। तो वे पूछते हैं कि बेटा उसमें एक कपड़ा था, फटा हुआ मेरा कुर्ता था, वो कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो लेखक ने कहा, वो कुर्ता भला कोई इस यहाँ फटा था, वहाँ फटा हुआ वो कपड़ा था, वो तो मैंने अम्मा को दे दिया। तो वे पूछ बैठते हैं कि यह कौन सा महीना चल रहा है। तो लेखक ने जवाब देते हैं, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। तो शास्त्री जी कहते हैं, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे। ऊपर से कोट पहन लूँगा ना। अर्थात देखिए वो खादी के कुर्ता का भी कितना हिफाजत करते हैं, है ना। वो कहते हैं कि ठंडी के समय वो मैं अंदर पहन लूँगा और ऊपर कोट पहन लूँगा, कौन देखता है। देखिए एक प्रधानमंत्री होने पर भी उनकी सोच कितनी उच्च कोटि की है बच्चों, कितने नेक और ईमानदार थे वे, है ना। यहाँ तक वे कहते हैं क्यों, वो क्या
क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि जो कपड़ा बुना है खादी का, उसकी उसमें मेहनत है। वे कहते थे उसका एक एक सूत काम आना चाहिए। इतने ईमानदार थे वे कि लोगों की मेहनत का भी वो बहुत कदर करते थे। अब आगे देख लीजिए। अब एक अगला प्रसंग लेखक को याद आता है, वह है कि चाचा को दिए गहने। मतलब एक बार क्या होता है कि लेखक के जो चाचा रहते हैं, किसी कारणवश बच्चों उनको पैसे की तंगी आ जाती है, मुसीबत आ जाता है, तो इनसे वो पैसे मांगते हैं लाल बहादुर शास्त्री से। फिर उनके पास नहीं रहता है तो वे क्या करते हैं, अपने पत्नी से गहने मांगते हैं। ठीक है, और वो गहने देते समय क्या होता है वो आप देखिए। तो कहते हैं कि अम्मा बताती हैं, लेखक कहते हैं कि मेरी माँ बताती है कि हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ, रामनगर मतलब इनके ससुराल, शास्त्री जी के, सुनील शास्त्री जी के माँ का ससुराल मतलब इनका घर आए, तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। मुंह दिखाई बच्चों एक रस्म होता है, रिवाज होता है। जब नई दुल्हन आती है तो यह रस्म किया जाता है, एक रिवाज है। सभी नात रिश्तेदारों ने कुछ न कुछ दिया था। ठीक है, और जब चाचा को घाटा लगा तो अब ये देना है। अब वो ये कहते हैं कि एक दिन बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य के मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहने की मांग की, वो जो गहने उनको मुँह दिखाई मिला था, तो जब इन्होंने मुसीबत बताया कि देखो ऐसा ऐसा भाई को मुसीबत आया है और गहने दे दो, तो कुछ क्षण के लिए इनको बुरा लगा, हिचकिचाहट महसूस हुआ लेखक की माँ को। परंतु उन्होंने क्या किया, यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में ही हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए, केवल टीका, टीका अर्थात बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं टीका, ये सब सुहाग की चीज़ें होती हैं। टीका, नथुनी और बिछिया, ये सुहाग की निशानी है बच्चों। ये हर शादीशुदा औरत अपने पास रखती है। ठीक है, सुहाग के गहने हैं बच्चों। कौन सा, ध्यान में रहना, पेपर में आ सकता है बच्चों। टीका, नथुनी और बिछिया रख लिए, वे हमारे सुहाग के गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी, मिर्ज़ापुर इनका मायका है, ठीक है, और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगे? मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही नेक इंसान, ईमानदार थे और कर्तव्यनिष्ठ भी थे बच्चों। उनको ये लगता है कि मैंने अपने पत्नी को कुछ भी सुख नहीं दे पाया, नए चीज़ें गहने खरीद कर नहीं दे पाया, बल्कि जो उसके पास है वो भी मैंने ले लिया। तो वो बोलते हैं, उनको मतलब बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है। तो दूसरे दिन उनसे नहीं रहा गया तो अपने पत्नी से डिस्कस करते हैं कि जब तुम अपने माँ के पास जाओगे तो लोग पूछेंगे कि तुम्हारे गहने कहाँ हैं, तो तुम क्या बताओगी? तो लेखक की माँ मुस्कुरा कर कहती हैं, लेखक की माँ यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं और उनके बगल में बैठी उनकी पत्नी अर्थात लेखक की माँ और एक पिताजी हैं। माँ मुस्कुरा कर कहती है, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं, इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। उस समय बच्चों गांधी जी के इस बात का सभी अनुसरण करते थे। ठीक है, तो बोले अगर मैं ऐसा कह दूंगी कि गांधी जी ने कहा है कि भाई गहने पहनने की गरज नहीं है, पहले देश को संभालना है, तो सो मैंने गहने पहनने छोड़ दिए हैं, ऐसा कहूँगी तो कोई मेरे माँ के यहाँ पे कोई शंका डाउट नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ़ है ना? इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। देखिए उन्होंने अपने दुख कितने शालीनता से अपने पत्नी को कहते हैं और अपने दुख व्यक्त करते हैं कि मैं अब तुमको सुख नहीं दे पाया, आराम देना तो दूर ही रहा, बल्कि तुमको कष्ट ही दिया है। जो भी तुम्हारे पास गहने थे वो भी मैंने ले लिए। तो देखिए फिर इनकी
लेखक की माँ कहती हैं, हम बोले, पर जो असल गहना है वह तो है, वह तो है, हमें बस वही चाहिए। यहाँ पे असल गहना उन्होंने किसे कहा है? पति को कहा है बच्चों। हर स्त्री के लिए पति उसका सच्चा गहना होता है। पति है तो श्रृंगार है बच्चों, है ना। तो कहती हैं कि असली गहना तो आप हो ना, बस हमको वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता ना करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। अरे सदा ऐसे ही दिन थोड़ी ना रहेंगे। दुख सुख तो सदा ही लगा ही रहता है, दुख सुख आते ही रहता है बच्चों, है ना। आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया है। लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सच्चाई आपने सीखा बच्चों। इसका अनुसरण आप अपने जीवन में अवश्य कीजिए।